नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज अत्री जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी, और उनसे हम कई सामाजिक विषयों पर बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी की किताब के बारे में बात करेंगे, छांगुर बाबा के बारे में बात करेंगे, और हेमंत बिश्व शर्मा वर्सेस राहुल गांधी जो एक सोप ऑपेरा चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, और उदयपुर फाइल्स मूवी के बारे में। ये 4 मुख्य विषय हैं, और बाकी और भी कोई सामयिक विषय आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। आरंभ सबसे पहले नीरज जी से कर लेते हैं, क्योंकि नीरज जी को एक बार पुनः बधाई दें। कई बार बधाई मिल चुकी है वैसे नीरज जी को, क्योंकि कई सारी एनसीईआरटी बुक्स में धीरे-धीरे परिवर्तन होते जा रहे हैं, और इस पर तो आपकी मूवी भी आ गई। अब ये जो लेटेस्ट हुआ है, जिसको लेके बड़ा बवाल है कि साहब की अभी तक तो जो है वो आप हिंदू राजाओं का महिमा मंडन करते थे, और अब आपने जो है वो मुगलों को क्रूर शासक बता दिया। बताइए, औरंगजेब कहीं मंदिर तोड़ सकता है, और जी अकबर कहीं जो है वो निर्मम हो सकता है? जी जी दर्शकों को सभी को नमस्कार, और संजय जी मुझे बुलाने के लिए भी आभार। इसमें क्या है संजय जी कि जो एनसीईआरटी की किताबों में जो चेंजेस हैं, पहले तो पैच वर्क में हो रहे थे कि कहीं पर जो मार्जिन्स बचे हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद का ऐड कर दिया, कहीं पे महाराणा प्रताप ऐड कर दिया, जो यूपी एरा वाली किताबें होंगी। लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों में ये फेज वाइज कर रहे हैं कि छठी की किताब पूरी नहीं लिखी है। वो ऐसा नहीं कि जो पहले वाली थी उसमें कुछ चीजें चेंज की हैं, कुछ पैराग्राफ चेंज किए हैं, पूरी की पूरी पुस्तक चेंज कर दी है, और जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है। इस साल 7th की चेंज कर दी है, और अपेक्षित था कि 8वीं की चेंज करेंगे। अब एक जो बड़ा चेंज है पीरियडाइजेशन का, कि पहले क्या होता था कि छठी को इन्होंने दिखाया था जिसे प्री हिस्ट्री बोल देते थे, 7वीं में मिडीवल पीरियड या उसे एंशिएंट भी बोलते थे, 7वीं में मिडीवल पीरियड, 8वीं में मॉडर्न पीरियड करते थे। लेकिन इस सीक्वेंस को तोड़ना बहुत आवश्यक था जो एनसीईआरटी ने किया है, और इसके लिए मोदी सरकार को, एजुकेशन जो ये एचआरडी मिनिस्ट्री है, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। तो छठी और 7वीं में इन्होंने जो भारत की परंपराएं रही हैं, वेदों से शुरू करके और मिडीवल जिसे शुरू होने तक, वहां तक का छठी और 7वीं में दो दो क्लासेस में डाला है, जो कि मुझे मेरा मानना बहुत अच्छा चेंज है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि जितना हमारा सारी की सारी जो हेरिटेज थी हजारों वर्ष की, वो एक किताब में सीमित रखते थे, और वो भी नेगेटिव ढंग में रखते थे। और जो मिडीवल पीरियड था, स्पेशली मुगल काल, वो हम सब जो पढ़ के बड़े हुए हैं, उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करके बहुत बड़ा बनाया जाता था। जबकि ओवरऑल हमारी हिस्ट्री में ये सारा पीरियड शुड बी जस्ट लाइक अ ब्लिप, के एक बुरा समय आया था, अब वी हैव कम थ्रू इट, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लगभग उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो छठी और 7वीं में तो क्योंकि इन्होंने जो देश की पॉजिटिव चीजें थी, सकारात्मक थी, वो दिखाई, तो उस पर कोई बहुत ज्यादा शोर मचा नहीं। 8वीं पे अपेक्षित था कि मचेगा, क्योंकि इसमें जैसे ही इस्लाम की और इस्लामिक इन्वेडर्स की सच्चाई बताना शुरू करेंगे, तो वहां पर शोर मचना ही था। उसमें जो जितनी ये लेफ्ट लॉबी है या मिशनरी लॉबी है या मुल्ला लॉबी है, उन्होंने शोर करना था, और वही इन्होंने अब शुरू किया है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि 8वीं की किताब मेरे पास आई नहीं है, ना ही उन्होंने वेबसाइट पे डाली है अभी तक, और अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, प्रोबेबली ड्यू टू कंट्रोवर्सी या कोई टेक्निकल इश्यू है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी किताब अपने हाथ में नहीं आई है। जी संजय जी। अच्छा, तो जो अभी चल रहा है वो सारा फिर वो किस रेफरेंस से चल रहा है? 7वीं में आपने क्या बताया? 7वीं में क्या क्या किया गया है? एक बार पुनः बता। छठी और 7वीं में मतलब वेदों के उद्गम से लेके शुरू करके जो महाभारत, रामायण, सारे जो ग्रंथ है उनके बारे में भी उल्लेख है, उपनिषदों का उल्लेख आपको मिलेगा। और 7वीं में जब आप आते हैं तो वहां पर जो हमारे अच्छे किंगडम्स हुए, जो राजा हुए, जैसे मौर्य किंगडम था, तो उन परंपराओं को दिखाया गया।
प्लस जैसे जैन परंपराएं हैं, बौद्ध परंपराएं हैं, मतलब जो ठीक से जिन चीजों को पहले बिल्कुल प्रेजेंट नहीं किया जाता था, उन्हें इन्होंने सफिशिएंट स्पेस देनी शुरू कर दी है। कि भारत का नाम जब पड़ा तो वो पहले सप्त सैंधव कहा जाता था, वहां से शुरू करते हैं, और जो वो ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख आता है वहां तक आते हैं। हालांकि एक चीज जो संभवतः ये और ऐड कर सकते थे कि जो उपनिषदों में आता है भा में रत हैं, जो वो भी भारत का अगर डालते तो अच्छा होता, लेकिन जो किया वो भी बढ़िया है। चोल साम्राज्य का इन्होंने वर्णन किया है इसमें। चोल साम्राज्य का वर्णन किया है, चोल का, मौर्यन का, बहुत सारे जो गुप्त काल का, गुप्त वंश का, उनका उल्लेख किया है इन्होंने। सिर्फ एक दो चीजें जो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, जो खटकती हैं, वो क्या है कि अभी भी ना वो 4000 से 6000 वर्ष पुराने वाले टाइम फ्रेम में फंसे रहे हैं। जैसे वेदों की जब बात कर रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं कि 4000 से 7000 वर्ष पहले लिखे गए थे। तो ये हमें इसको ब्रीच करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सारा बाकी जगह पे आप देखेंगे क्या करते हैं संजय जी, कोई जितनी मर्जी पुरानी चीज मिल जाए, जैसे पिरामिड का एग्जांपल ले लें, वो कभी भी ये 4000 बीसी से पीछे जाते ही नहीं, क्योंकि उनसे इनका बिब्लिकल नैरेटिव टूट जाता है। हाँ। जो क्रिश्चियंस हैं, तो इसलिए 4004 बीसी को तो दुनिया पैदा हुई है, उससे पहले कैसे जा सकता है? जी जी एग्जैक्टली। तो हमें ये ब्रीच करना पड़ेगा। जब तक कंक्लूसिवली नहीं ना ब्रीच करते, तब तक उनके पास वो खेलने की स्पेस बची रहेगी। तो ये इन्होंने वो तो है, वो क्रोनोलॉजी पे भी काम होना बाकी है, क्योंकि जो बहुत सारा काम हुआ है उससे थोड़ी प्रामाणिकता और आ जाए तो फिर वो क्रोनोलॉजी पे भी आगे जाएंगे निश्चित रूप से। तो धीरेन जी से पूछूंगा कि धीरेन जी, फिर ये जो चल रहा है चैनल्स पे, ये कहाँ से चल रहा है कि साहब के अकबर को क्रूर बता दिया, क्रूर भी है और सहिष्णु भी है, जजिया बता दिया तो जजिया, तो ये तो सब फैक्ट्स है। और अकबर ने क्रूरता की चित्तौड़गढ़ में, अन्य स्थानों पर, वो भी फैक्ट्स है। और ये सब उनके खुद के उसमें लिखे हुए हैं आपके आईने अकबरी वगैरह में। और औरंगजेब के बारे में तो कुछ कहने नहीं, मासिर आलमगीरी पढ़ लो, पर्याप्त है। तो दरअसल ये ऐसा नहीं है कि ये किताब सबके हाथ में नहीं, ये कुछ लोगों को मिल चुकी है। इस किताब के चैप्टर का बाकायदा कोट भी कुछ कर रहे हैं, मतलब उसका वो देने के लिए। वो अभी चूंकि मुझे लगता है कि अभी पब्लिशिंग में पूरी तरह बाहर नहीं आई है, उसमें से कुछ अंश जो आए थे, जो पेपर्स है वो है, तो वहां से वो सामने आए हैं। उसमें टीपू सुल्तान भी गायब है, मतलब जो पिछली बार था वो उसको गायब ही कर दिया गया। उन्होंने कहा कि साहब आगे देखेंगे, क्योंकि उस पर एक आधिकारिक कोर्ट भी है। ये नहीं है कि इसमें आधिकारिक कोर्ट नहीं है, बाकायदा एक आधिकारिक कोर्ट है जो इस बार इंचार्ज है, शायद डीनो कुछ करके है, उनका एक कोर्ट भी है कि भाई उनको हटा दिया गया। वो मिशेल दानिनो है क्या? हाँ, कोर्ट भी है, ऑफिशियल कोर्ट है। मिशेल दानिनो तो वो तो बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति है, उनकी तो बात है। तो उन्होंने वही चाहा, और उन्होंने उनका एक कोट भी मैं देख रहा, तो इसलिए ये एकदम हवा में नहीं आई है। बस ये है कि वो पूरी डिटेल किताब किसी के हाथ में नहीं है, ये जरूर है, लेकिन अखबारों में बाकायदा उसका फोटो के साथ है, वो कोट भी है, वो पेज भी है। तो इसीलिए इस पे कोई शक नहीं है कि वो किया गया है। ये सबके पास है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे वो रुचिका या सम नाम जिसके वीडियो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप, मुझे पता था कि आपका रिएक्शन यही आना है। तो आई शैडो, उसका नाम है आई शैडो बैंडिट। हाँ, मतलब कुछ इस तरह नहीं जोगेंद्र जी, एक मिनट, उसके लिए बढ़िया नाम किसी ने नेट पे बोला था, मुगलई भैंस भी बोला था। जी मतलब आप ये सोचिए, हरबंस मुखिया, रोमिला थापर, इरफान हबीब से होती हुई कहां तक पहुंच गई ये सेकुलर, मतलब आप सेकुलर जमात का भी काफी पतन हुआ है। मतलब अब मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि कम से कम हम उनसे बहस तो करते। अब हालांकि जो टीवी पर है, टीवी के जो एंकर्स का स्तर है, वो मुझे कल दिख रहा था सबसे तेज चैनल पे भी, वो उनके साथ बैठ के उलझ रही है और बता रही है कि साहब ये मेरी रिसर्च टीम भेज रही है। अरे तुम भी कुछ पढ़ के आए हो, इसके लिए कोई जरूरी है? मतलब मैं हैरान था कि ये जो मानसिक दिवालियापन जो है, मैं तो उसी धंधे में हूं और अभी भी हूं, तो माफ करना, मैं उस तमाम लोग मुझे माफ करेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं कल को कहीं बनूंगा तो लोग कहेंगे आप तो इसी धंधे को गाली दे रहे थे। लेकिन
जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हालात है ये इसलिए है क्योंकि जो लोग वहां बैठे हैं, जिन लोगों को सवाल खड़े करने चाहिए, वो उस महिला को जिसके वीडियो से लेके सब चीजें उसका मानसिक स्तर बताते हैं, उसको इतिहासकार लिख रहे हैं, उसको इतिहासकार लिख रहे हैं। ये शर्म की बात है। और ये उस तमाम मीडियम के लिए, चूंकि हमारे यहाँ जो थ्योरी पढ़ाई जाती थी मार्शल मैक्लुहान की कि मीडियम ही मैसेज है, तो ये मैसेज है जो वो बता रहे थे। और दूसरा क्या है कि मैं देख रहा था ICHR के भी वो जो है मेरे मित्र है, कई बार बात हुई, लेकिन वो कल जिस तरह के वो जवाब दे रहे थे वो भी समझ से बाहर थे। कौन? अरे भाई पूरी दुनिया के इतिहास में निकाल लीजिए, हिंदुस्तान का इतिहास तो देख लीजिए कि 1 लाख लोगों को मारा साहिबे किरान ने, तैमूर, इन सब के में किरान का शब्द इस्तेमाल होता रहा, इनकी सारी उपाधि में है, यानी ये अपने आप को सीधे तौर पर तैमूर से जोड़ते रहे, कोई इशू नहीं है लेकिन तैमूर ने भी कैदियों को मारा। इस शख्स ने जिन 30,000 लोगों को मारा, जिन लोगों का लड़ाई से कोई वास्ता नहीं था, वो लड़ाई जीत चुका था। इसके बाद आप ये कर रहे हो, उसके बावजूद आप ये लिख सकते हो, किसी भी इतिहास की किताब में उस आदमी को महान लिख सकते हो। मैंने कहा था कि मैं इसकी जड़ जो है, इसकी जड़ दरअसल आप इतिहासकारों में खोजते हैं संजय जी, इसीलिए बार बार गड़बड़ाते हैं। इसकी इतिहासकार में नहीं खोजनी, इसमें खोजनी है। इसकी जड़ मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल पता नहीं क्यों मेरे दोस्त नाराज हो रहे, लेकिन मैं उनको सुनाता हूँ। ICHR वाले कौन से आप जिनका नाम ले रहे हैं? नहीं, ओम जी को जिस तरह से कल मैं देख रहा था, उनको जिस तरह से कल उनको जवाब देना चाहिए था, मतलब उस तरह दे नहीं पाए वो, उनको इस महिला के साथ बातचीत करने से इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि उसका क्या जवाब दिया जा सकता है जो जिसके पास कुछ नहीं है समझ के नाम पर। उसमें मैं ये बताऊं, अब आप ये सोचिए, अकबर का यह जमाना छोड़ दीजिए, अकबर का नाम भारत के इतिहास में जगमगा रहा है, और कभी कभी तो कुछ बातों में वह हमें अशोक की याद दिलाता है। ये एक अजीब बात, ये इसीलिए मैंने आपके लिए ये निकाला है। ये एक अजीब बात है कि ईसा से 300 वर्ष पहले का ईसा के बाद 16वीं सदी का एक मुसलमान सम्राट, दोनों एक ही ढंग से और करीब करीब एक ही आवाज में बोल रहे हैं। ताज्जुब नहीं, वाह 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 वाह, उससे भी बढ़िया है। हरबंस मुखिया ने घोस्ट राइट की है क्या? है उस समय था या नहीं मुझे मालूम नहीं है। ये ताज्जुब नहीं है कि वह खुद भारत की ही आवाज हो जो उसके 2 महान पुत्रों के जरिए बोल रही हो। अशोक के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना उसने खुद पत्थरों पर तराशा हुआ छोड़ा, लेकिन अकबर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। उसके लंबे वर्णन मिलते हैं, विदेशी मिलने आए उनसे, जिन्होंने उसे ईसाई बनाने की कोशिश की है भी। ये मतलब अगर मैं ये पढ़ दूंगा तो आपको लगेगा कि ये महान मुगल जो है इस देश के लिए, हाँ, अकबर ने जानबूझकर समान भारतीय राष्ट्रीयता के आदर्श को, यानी फूट डालने वाले मजहबी दावों के ऊपर रख दिया। भारत के सोचिए आप कितनी बढ़िया, इससे सुंदर अकबर अपने बारे में खुद नहीं लिख सकता था। वैसे तो अनपढ़ था, लेकिन अगर वो लिखवाना भी चाहता तो इससे शानदार, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। और चूंकि ये लाइन थी, आने वाले इतिहासकारों को उन्होंने समझा दिया था कि साहब ऐसे लिखना है, क्योंकि इतिहास उन्होंने लिखना सिखाया ना इन लोगों को। थापर तो आपको मालूम है फिर थापर खानदान से आए, और चूंकि थापर खानदान की जो रोशनी है वो नेहरू जी की दी हुई थी, तो उनके जो वो सारे पूर्वज हैं। अब एक ये हमारे दौर के सबसे बड़े पत्रकारों में से शामिल हुए, BBC से शुरू किया, इनका नाम है शाजी जमा साहब। अकबर पे इन्होंने उपन्यास लिखा था, बहुत चर्चा, बहुत सारे सेकुलर मीडिया ने। इन्होंने लिखा, एक बादशाह जिसकी तलवार ने साम्राज्य की हदों को विस्तार दिया, जिसने जिन्हें मजहबों को अकल की कसौटी पर कसा, जिसने हुकूमत और तहजीब को नए मायने दिए, और बादशाह की रूहानी सियासी जिंदगी की जद्दोजहद का सियासी काका। मैं इसलिए मैं निकाल के और नहीं लाया हूं, मेरे पास लाइन से रखी है, ये रखी है उनके अकबरनाम सबका। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, क्योंकि आप ये जरूर ढूंढते कि फला ने क्या लिखा। मैं ये बता रहा कि बाबा आदम ने क्या लिखा, उससे फिर ये बाद में इतिहास चला। तो उन्होंने जो लिख दिया वही उसी लाइन पर, रोमिला थापर से इरफान हबीब टाइप सबको भाई लिखना वही था। जहां हाथी का पैर वहां हमारा पैर, मतलब। और लेकिन एक बहुत गंभीर बात यह है कि इस सरकार को जब 2019 में
सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, जजमेंट दिया अयोध्या मंदिर। हालांकि उस जजमेंट में भी मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन से खुद नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, संजय जी आप मेरी इस धृष्टता को माफ करेंगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। जब ये फैसला आया और मैं बाहर खड़ा हुआ था, हम पल पल की खबर थे, तो जैसे ही उसने कहा कि ऊपर मस्जिद थी, मंदिर गिराने का कोई वो नहीं दिया, तो मैंने कहा कि ये आने वाले 500 साल तक इस जो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने, जो 5 जजों की बेंच थी, इसने सर्वसम्मति बनाने के चक्कर में इस देश को एक और नासूर दे दिया। क्योंकि बिना मंदिर गिरे मस्जिद कैसे बन गई? क्या अपने आप चली गई था? मंदिर अपने आप चला गया? तो ये इन फैसलों की बुनियाद थी। ये उस वक्त मैंने लाइव में बोला था कि ये एक फैसला ऐसा है। दरअसल ये 2019 में जिन 52 इतिहासकारों ने 1986 में और उस समय इस कोर्ट में एक दिया था हलफनामा, या जो कोर्ट में लेटर भेजा गया था जिसमें ये कहा गया था वहां कोई सबूत नहीं, उनके खिलाफ परजरी का केस दर्ज होना चाहिए था, तब शायद इतिहास के इस बदलाव को हम और अंदर से महसूस कर पाते। अभी इसमें और बड़ी चीज ये है संजय जी कि टीपू सुल्तान को हटाना, चूंकि टीपू सुल्तान को इस देश की बहुसंख्यक जनता ने संजय खान के सीरियल से जाना। उनके पास कोई किताब तो है नहीं पढ़ने के लिए टीपू सुल्तान, विक्रम संपत तो अब लिख रहे हैं टीपू सुल्तान। तो उस वक्त तो उनके पास जो इस देश के पास हमेशा से रहा, हिंदी फिल्मों से उन्होंने मुगले आजम सीखा और उससे उन्होंने वो सीख लिया। संजय खान के सीरियल से उन्होंने सोचा महान स्वतंत्रता सेनानी और विदेशों को जो है विदेशी शासन को हटाने वाला, जो अफगानिस्तान से बुला के यहाँ काफिरों को खत्म करना चाहता था। मैं मेलकोटे खुद गया, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मेलकोटे के उन फैमिलीज से मिला, उन्होंने मुझे बाकायदा वो सारी किताबें, वो सारे रेफरेंस ओरिजिनल दिखाए। जहां चूंकि ये तो पहले सोशल मीडिया पे आई ना खबर, किसी को नहीं पता था कि कौन 200 साल से दिवाली नहीं मनाते। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें आज भी ना पता होता कि वो कौन से गांव है जो दिवाली नहीं मनाते। फिर मैं उसको कवर करने गया। अब फिर मैं कोडागू भी गया, मैं कुर्ग गया, वहां कुर्ग की गद्दी, वहां आज भी वो समाधियां बनी हुई हैं, जहां वो लड़ाई में, जिसमें इसने मालाबार अभियान शुरू किए थे, लाखों लोगों को मारा। इतिहास आपको मुझसे ज्यादा रेफरेंस कोट कर सकते हैं आप। तो मैं सिर्फ दर्शकों को बताने के लिए कह रहा हूं कि ये बदलाव एनसीईआरटी में आ गए हैं। और जैसा चूंकि नीरज जी उस पर ज्यादा आधिकारिक बोल सकते हैं, उन्होंने तो इसकी लड़ाई भी लड़ी है आरटीआई से लेके तमाम चीजों पर, तो हमको स्वागत करना चाहिए। और जयपुर डायलॉग का मैं इसलिए कहूंगा संजय जी कि मीनाक्षी जैन जी को सबसे ज्यादा, अगर किसी को वहां आपने मतलब उनको एक मंच पे हमने देखा, उनके इतिहास की किताबें बेजोड़ हैं, बहुत शानदार है, लेकिन देश को उस से पता जिस तरह चला, आज वो जब राज्यसभा में होंगी तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो कमियां बता रहे हैं, जो गिनवा रहे हैं, अभी भी जिनकी खड़क है, वो शायद दूर होंगी। तो आज की डेट में अगर आप ये कह रहे हैं ये कहां से आया, हमारे पास भी एक कांटेक्ट पॉइंट आ गया ना पार्लियामेंट में। हाँ आगे मतलब डिस्कस किया जा सकता है कि भाई ये हमारे इशू है, कम से कम ये सवाल खड़ा कर दो। अभी मैं देख रहा था यहाँ मेरे सामने एक किसी का थ्रेड आया हुआ है, 7वीं की जो नई जो सोशल साइंस की बुक है। तो इसमें देख के मुझे बड़ा हर्ष हुआ नीरज जी कि इसमें ऑपरेसर और ऑपरेस्ड वाला जो चैप्टर है कास्ट के मामले में, उसको हटा के जाति और वर्ण और उनके साथ की जो वो समरसता है वो दिखाई गई है। ये करेक्शन मैं कर देता हूँ। वो जो कास्ट वाला चैप्टर था वो 8वीं क्लास की किताब में था, वो 8वीं से हटा दिया इन्होंने। और जाति और वर्ण के बारे में बात पहले होती नहीं थी, वो अब इन्होंने 7वीं क्लास में कर दी है। जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि जो हमारा जो परंपराएं और जो सिस्टम रहे हैं उन्हें ठीक से बताने का प्रयास किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि भारत की एटिमियोलॉजी क्या है, जाति और वर्ण क्या होते हैं। फिर बताया कि मतलब जाति का आगे विस्तार से बताया भी है कि प्रोफेशन के अनुसार चलते थे, और क्योंकि हेरिडिटरी था तो इसलिए जाति बनती थी, फिर उसी में उपजातियां बन जाती थी। और साथ में वर्ण व्यवस्था को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने कि जो ब्राह्मण थे वो ज्ञान का काम करते थे, मतलब जो अच्छे से इन्होंने हर चीज को हैंडल किया है। लेकिन एक चीज जो धीरेन्द्र जी जब बोल रहे थे ना, मेरे माइंड में आ रही थी, धीरेन्द्र जी जो आपने वो टीपू वाली बात की ना, जिस समय ये हिस्टोरी ऑफ इतिहास सेंसर बोर्ड में थी फिल्म, वहां पर ये टीपू सुल्तान वाली बात की मतलब डाला हुआ था, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ये नहीं दिखा सकते क्योंकि ये प्रमाणिक नहीं है कि वहां पर दीपावली नहीं मनाई जाती। तो निगेशन इस लेवल तक अभी भी है।
जी संजय जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि साहब कल वो जो है ना वो आई शेडो बैंडिट ने मैंने तो सुना नहीं, लेकिन ये आ रहा है इस पे ट्विटर पे कि उसने शिवाजी महाराज को लूटर एंड प्लंडरर बोला। ये सही है क्या? उसने, हाँ, उसने 4 चीजें तो मैंने सुनी है जो उसने बोली। एक तो वो अभी भी बात कर रही थी कि हाँ, एक तो अकबर को एक्सोनरेट कैसे कर रही थी वो, उसका बात चल रही थी जिजिया हटाने की। तो अकबर ने जिजिया हटाया था 1562 में। 64 में? हाँ, नहीं 62 में। जो वो लाइव टीवी पे बैठ के बोल रही थी, उसका कहना ये था कि अकबर का कोरोनेशन हुआ था 1560 में और 2 वर्षों के अंदर ही अंदर उसने जिजिया हटा दिया था। 1560 में? कोरोनेशन तो 1556 में हुआ था भाई। एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा था, 1556 में हुआ था, जिसे उसने अपनी कन्वीनियंस कहाँ से आ गई नई इतिहासकारा? तो मैं यही कह रहा हूँ कि नई इतिहासकार, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ वही नहीं है, यहाँ भी है। और दूसरा जो उसने झूठ बोला था वो, हाँ, अभी भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सपोर्ट कर रही थी, जो अभी आर्यन इन्वेजन रेफरेंस दिया ना, कि वो कह रही थी हमारी रिसर्च टीम है। इसके लिए रिसर्च टीम की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो इसका सबसे बढ़िया खंडन किया वो भीमराव अंबेडकर ने कर दिया था। दूसरा खंडन इसका उनसे पहले किया था उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर क्या था, स्वामी विवेकानंद ने। तीसरा क्या था, भीमराव अंबेडकर ने। इन तीनों को ले सकते हैं, प्लस न्यूमरस स्टडीज हैं जिनमें से आप किसी को भी कोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है संजय जी, कि जो वो सरस्वती वाली कहानी आती है, कि अभी भी वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि आर्यंस जो थे वो माइग्रेट करके आए थे आज से लगभग 3800 साल पहले। ये तो उसके गुरु रोमिला थापर ने भी नहीं कहा। हाँ, और ये लाइव टीवी पे बैठ के बोल रही थी। सबसे मजेदार बात है, करने वाले जो उसके सामने बैठे थे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या रही है, ये किस है। ये सबसे बड़ी हैरानी तो मुझे इसी चीज की हो रही थी कि आज भी जब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और अपनी मैंने किताब में तो सारा सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, लेकिन सामने वाले उसे उस ढंग से काउंटर नहीं कर पा रहे थे। मतलब मैं एक बात पूरी कर देता हूँ। ये बोलते हैं कि जो आर्यन इन्वेडर्स आए वो लगभग आज से 3800 वर्ष पहले आए। अब सरस्वती लुप्त होती है आज से लगभग 4500 वर्ष पहले। तो ऐसे इन्वेडर्स आए जो जहां से आ रहे हैं उसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता हमें। जहां से आए हैं वहां पर कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। जैसे यहाँ आते हैं, पता नहीं उन्हें किस तरह से संस्कृत लैंग्वेज मिल जाती है, वो इतना सारा लिटरेचर लिख देते हैं, और वो नदी जो उनके आने से 700 साल पहले लुप्त हो गई थी उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। केवल आप इतनी सी बात कर दें तो सबको समझ में आ जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही आई हो। लेकिन स्टिल वो जो मुगलई भैंस है उसे इस तरह से प्रेजेंट कर रही थी। मुगलई भैंस। और चौथी चीज क्या थी इसमें संजय, वो पता क्या बोल रही है, कि अकबर को क्योंकि वो बचाने की कोशिश कर रही थी, तो किसी ने बोला कि जो जिजिया था वो कन्वर्ट करने के लिए एक टूल की तरह काम करता था। तो कहती कि इसका कोई लिखित प्रमाण है ही नहीं कि इसे कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता, जबकि मुस्लिम क्रॉनिकलर्स ने भर भर के लिखा हुआ है। मैंने तो हुआ है राजस्थान में ही, किसी आप बता देंगे संजय जी, उसमें लिखा हुआ, उसमें बाकायदा वो है जिसमें 2 आना और वो सब चीजें दी गई हैं, वो सारा डिटेल है। हाँ, वो औरंगजेब का फरमान है। फरमान। लेकिन उससे पहले देखिए जो फुतुहाते फिरोज तुगलक ने अपने हाथ में लिखी है, यस, वो बिल्कुल स्पष्ट करके लिख रहा है। मैं आपको दर्शकों को कोट करके बता देता हूँ। हाँ, ये राजीव क्या बोल रहा है, I encouraged my infidel subjects to embrace the religion of the prophet, and I proclaimed that everyone who repeated the creed and became a Muslim should be exempt from the jizya or poll tax. Information of this came to the ears of the people at large, and large numbers of Hindus presented themselves and were admitted to the honor of Islam. Thus, they came forward day by day from every quarter, and adopting the faith were exonerated from the jizya and were favored with presents and honors. ये एक पैराग्राफ सफिशिएंट होना चाहिए था, जो अपने हाथ से लिख रहा है वो, कि मैंने कन्वर्ट करने के लिए जिजिया लगाया। तो ये और हैरानी की बात है कि वो
उसे फ्री मतलब अंजना मतलब उसने ट्राई तो किया काउंटर करने की, लेकिन फैक्चुअली करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। दूसरा नहीं, आपने वो मैं तो भाई एक फैक्चुअल तो बहुत खुद ही अगर जानकारी होगी पूरी तभी तो कर पाएंगे। अभी आप बात कर पाएंगे ना उसमें। मैं एक और बात संजय जी कह रहा हूँ कि जो बेसिक लाइन पे अगर उसके साथ कोई भी होता तो वो ये समझा सकता था कि जो संस्कृत का उस समय का, सिर्फ भाषा विज्ञान में भी देखते तो जो भाषा की जो जिस तरह भाषा वो करती है, ग्रो करती है, जिस तरह भाषा के अंदर जटिलताएं उसके वो जो फ्रेमिंग है उन सब में आती है, वो आपको वैदिक उसमें लगभग सर्वोच्च स्थिति पे दिखती है, जो कई सौ साल बाद आती है। भाषा शास्त्र से भी देख सकते, किसी से भी आप देख सकते थे। आप बहुत दिन तक घोड़ा नहीं मिला, घोड़ा नहीं मिला चिल्लाते रहे, राखी घड़ी में पूरा का पूरा वो लेके आ गए कि ये लो। तो इसीलिए वो कहीं भी। और दूसरा जो आपने कहा नीरज जी, चूंकि जब बात इतिहास के पीछे जा रही है तो मैं इसको और पीछे ले जाता हूं। जब वो पर्सिया में घुसे, जब जो फौजें जो अरब की पर्सिया में घुसी, तो उस वक्त जब कन्वर्जन हो रहा था तो बिल्कुल क्लियर कट लिखे आए हिस्ट्री में उनकी, चाहे आप उसमें भी देख सकते हैं जो तारिक फतेह की किताब थी, और भी किताबों में आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस बात पे विरोध किया क्योंकि वो सब कन्वर्ट होकर मुस्लिम होने जा रहे थे। तो खलीफा ने कहा कि फिर पैसा कहां से आएगा, इनसे जजीरा हमारी संपत्ति है। ये बाकायदा बहुत सारे कोर्ट्स में है। तो इसीलिए कोई ये उसको, चूंकि वो इतिहास में वो एमए ही है शायद, पता नहीं क्या उसने किया होगा, मैं तो खैर नहीं जानता ज्यादा उसको, मैं तो सिर्फ उसको उसके उसी पर देख रहा हूँ। पीएचडी है। हाँ, तो पीएचडी उसको उन्होंने ही दी होगी, जो लोगों को जो है उसने बताया कोट किया होगा। वो मुझे लगता है कि मतलब मैं तो बहुत ही हैरान था कि किस तरह से, हालांकि मुझे हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं उसी धंधे में 25-26 सालों से ऐसे ही लोगों को देख रहा हूँ तो इसीलिए उन पर आगे सर चल सकते हैं। तो नहीं, धीरेन्द्र जी आपसे ही पूछना था कि ये छांगुर बाबा का क्या किस्सा चल रहा था, ये औरंगजेब का अगला पड़ाव है क्या? देखिए एक बात मैं आप सर संजय सर, मैं इसमें एक बात कहूंगा। मैंने फ्राइडे को एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मैं किसी को कल एक लेक्चर में भी बता रहा था कि कैसे रिपोर्टर्स को समझना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं उसके अंदर रिपोर्टिंग स्किल होना चाहिए। दरअसल ये फ्राइडे थर्सडे को लास्ट टू लास्ट, मतलब जब ये शुरुआत हुई, वहां लखनऊ में 11 लोगों ने घर वापसी की। 11 लोगों ने, जिसमें से 5-6 महिलाएं थी और वो लोग थे। विश्व हिंदू परिषद का या हिंदू जागरण मंच का ये प्रोग्राम था, लखनऊ में किया। और ये अखबार के अंदर के पेज पे, मतलब 7वें पेज पे एक छोटा सा 2 कॉलम की खबर थी। मैं खबर ऐसे ही देखते देखते मैंने कहा, उसको मैंने पढ़ा कि घर वापसी, चूंकि इंटरेस्ट होता है ये सबका कि भाई ये क्या कह रहे। उसने लिखा, उसमें लिखा हुआ था कि छांगुर बाबा ने उनको छांगुर पीर ने बनाया था। तो ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, वो झिंगुर छांगुर, ये मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है यार, ये है कौन पीर, इसको ढूंढो। तो ऐसे ये एज ए रिपोर्टर मैंने सिर्फ आके नेट पे देखा तो ये पता चलता है कि एक एफआईआर हुई है। अब चूंकि मेरा काम ही पूरी जिंदगी इन्वेस्टिगेशंस का रहा, तो मैंने तुरंत लखनऊ में अपने सोर्सेज से बात की और मतलब आप समझिए LIU या उससे, और मैंने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि सर ये तो 2024 की एफआईआर है। हमने कहा तो यार तुम एफआईआर तो दो, तभी तो हम समझेंगे, इसके अलावा नहीं। तो उसने मुझे 13 पेज की एफआईआर आई जो अक्टूबर 2024 की थी। तारिक अली कोई था जिसने लिखी थी वो एफआईआर। उसमें 13 पेज में डिटेल्ड लिखा हुआ था, और उसमें पहली बार मैं देख रहा था कि खातों के अंदर का ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ था 68 करोड़ रुपया। और वो किस तरह से उस आदमी का ये था कि पहली बार मैंने पढ़ा एफआईआर में कि राजपूत और ब्राह्मण लड़की 18 लाख, 15 से 18 लाख ये और वो। फिर धीरे धीरे, चूंकि एक तो मैं पढ़ चुका था, उसके बाद अगले दिन वो अरेस्ट हो गया। तो जिस आदमी से मैंने वो एफआईआर मंगाई थी, उसका मेरे पास फोन आया कि भाई साहब आपको पता था यकीनन कि ये कल गिरफ्तार होने जा रहा। अरे मैंने कहा मुझे थोड़ी पता था। तो कह रहा कि नहीं तो आपने कल ही मेरे से एफआईआर मांगी है, अगले दिन फ्राइडे को अरेस्ट हो गया, सैटरडे को। तो चूंकि एजेंसीज ये ट्रैक नहीं कर पा रही हैं, इस पे हम लोगों को तारीफ करने की बजाय और सारे सवाल खड़े करने चाहिए। इंडो नेपाल बॉर्डर पर मैं इस्लामिक नेपाल संघ के दफ्तर में मैं गया, मैंने उसके शूट लिए, एजेंसीज को लाके दिए, मैंने फुटेज देखे, मैं खुद गया दावत इस्लामी स्टिंग करके लाया इन सब के, किस तरह से उस पूरे इलाके में। और ये आज से 5-6 साल पहली बात है। तो आपको मालूम है पूरी डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन एक शख्स लगभग 1 साल से आपके सामने से गायब है। और एफआईआर में कंप्लीट लिखा हुआ संजय जी कि कैसे कन्वर्ट किया जा रहा, कितना ट्रांजैक्शन है,
उसमें 1 साल लग गया। इधर योगी आदित्यनाथ वो राइज कर रहे थे यानी 2017 से, उधर छांगुर 2015-16 से अपने आप तारीफ कर रहा था, वो भी उतना ही उसका कैरियर देखिए। और पहली बार कोई कॉर्पोरेट अंदाज में, क्योंकि इससे पहले कलीम सिद्दीकी जिसने 1 लाख कन्वर्जन किए, ये उसकी वेबसाइट पे था दावते सेंटर पे लिखा हुआ कि 1 लाख कन्वर्जन। 1 लाख कन्वर्जन करने के लिए तो साला औरंगजेब को कितना साल लग गया होगा आप सोचिए। ये इस शख्स ने किया। फिर उसके बाद उमर गौतम आपको याद होगा, फतेहपुर का एक राजपूत परिवार का था जो पढ़ने हायर स्टडीज के लिए नैनीताल गया और वहां उसने अपने एक सहयोगी दोस्त के माध्यम से ये कर लिया। इस आदमी का जो नेटवर्क है वो पूरी तरह कंप्लीटली कॉर्पोरेट है। 1500 से ज्यादा लड़कों की बात आ रही है जिनको इसने तैयार किया हुआ है। एक रोमियो ब्रिगेड में उसको मानता हूं, जिसको इसने तैयार किया हुआ, जो अलग अलग जगह आज भी कल भी एक पीएम को और सीएम को लेटर लिखा है। गाजियाबाद की एक लड़की ने 2019 से उसकी बहन गायब है। उसके बाद एक कल परसों 3 दिन पहले हरियाणा में थी वो लड़की, वो गायब है। वो उसने आके बताया कि उसके साथ किस तरह कन्वर्जन किया गया, रेप किया गया। और इन सारे मसलों में वो लड़कियां तब आई जब उनकी फैमिलीज में जिन्हें कन्वर्ट किया उनकी फैमिली में उनके साथ रेप हो रहे, सिर्फ उसने नहीं है। तो वो जो लव जिहाद का पूरा एंगल है जिसको हम इतने साल से सुनते आ रहे थे, ये पिछले 7-8 साल से चला रहा है। ये आदमी लगातार अतीक अहमद के उस पर घूमा कौशाम्बी में जब वो इलेक्शन लड़ा सावस्त्री में। इसके बाद ये आदमी मुख्तार अंसारी के साथ रहा, कंटिन्यू है। लेकिन ये बस एजेंसीज की निगाह में नहीं था और ये 90 दिन से वहीं रह रहा था लखनऊ में। और वो जो कन्वर्टेड लड़की थी नीतू, एक नीतू लड़की, दरअसल इसके साथ होता क्या है कि ये किसी तरह से एक जो सिंधी परिवार था, नीतू और उसके पति नवीन को, उनको कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये कह रहे थे कि शायद उसके बच्चे नहीं हो रहे थे तो इसने कोई दुआ पढ़ी, वो बच्चे हो गए। कहानियां मतलब उनकी हैं जो हमेशा होती हैं। उसके बाद उन दोनों, चूंकि वो बिजनेसमैन थे, दुबई में उनकी फैमिली थी और उसके साथ धीरे पहले वो महिला हुई, फिर उसने अपने पति को किया और उसके बाद उनके पैसे के सहारे ये आदमी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुका। ईडी ने आज 14 जगह छापे मारे हैं। ईडी अब इसको कन्वर्जन ले रही क्योंकि 68 करोड़ ना, मैंने आपको जो नाम बताए थे ना, कलीम सिद्दीकी के खातों में कभी इतना बैंकिंग चैनल में दिख रहा है ना, ये 100 करोड़ तो बैंकिंग चैनल में दिख रहा है। इसका मतलब सिर्फ लोगों के मुंह से 1000 करोड़ आजकल ऐसे निकलने लगे तो इसलिए उनको 100 करोड़, लेकिन 100 करोड़ बैंकिंग चैनल में बहुत बड़ा मतलब होता है। उसको उस शख्स ने इस तरह ट्रांजैक्शन किया। और इस देश में जो एजेंसीज हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं, वो कहते हैं कि 10 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हमारे पास अलर्ट आता है और वो हम लोग देखते हैं। शेडी तो नहीं, ये उनकी आंखों के सामने अलर्ट आ रहे थे या क्या आ रहे थे, ये बहुत देखने की जरूरत है। और मुझे तो लगता है कि सिर्फ एक ही केस पूरे सिस्टम को धो सकता है अगर इसमें जिस दौरान वो लोग थे, जो अधिकारी थे, उन सब के खिलाफ बहुत पनिटिव एक्शन लिए जाने चाहिए। इंडो नेपाल बॉर्डर को लगभग 20-30 साल से डीजी, जो एसएसबी के अधिकारी हैं, जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, जो दूसरी सारी एजेंसी, उनके वो लिखे हुए हैं, उनके नोट्स बने हुए हैं जो इस देश के उसमें है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, यहाँ डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। लेकिन आप सोच के देखिए कि किस तरह की भांग के साथ सोए हुए लोग हैं इस देश के लोग, कि वहां वो अकेला आदमी जो 2016, 15, 14, 15 में साइकिलों पे वो बेचता था अंगूठियां, और वो आदमी उसके 12 करोड़। और आपको पता है इसकी, जब आपने पूछा तो दर्शकों को पता है, एक वसीउद्दीन करके एक ठेकेदार था, उसने मकान बनाया तो उसका पैसा बैठता था 10-12 करोड़ का। इसने उसको 3-4 करोड़ रुपए दिए और धपिया दिया, क्योंकि भाई उसके पास तो ताकत है, मुख्तार उसका आदमी है, अतीक उसका है, तो उसने उसको पैसे नहीं दिए तो वो उसके पीछे लग गया। उसने शिकायत की। एक दूसरा लड़की थी, अरविंद उसके पिता का नाम था, ये बरेली में कहीं वो आई तो उसको एक लड़का रुद्र शर्मा करके मिला, मेराज उसका नाम था, वो उसको मिला। और वो कैसे मिला, क्योंकि वो उसका पिता शराब पीता था तो वो दरगाह पे गई कि शायद उसके पिता छोड़ देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मुरादाबाद से लेके पूरी बेल्ट तो दरगाहों की बेल्ट है, क्योंकि वहीं तो महान जो है गाजी, वो अपने कौन गाजी साहब हैं, वो तो वहीं महले लगते हैं। तो ये तमाम जब वो दरगाह पे गई तो उनको ये पता चल गया कि ये किस तरह से परेशान है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, ये रुद्र शर्मा उससे मिलता है, कलावा बांध के सब करके, और धीरे धीरे उसको यहां तक लाता है। और जैसे ही वो कन्वर्ट होती है तो उसको कहा जाता है कि नहीं, आप जो है कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं, तुम स्पेशल मैरिज में हम तुम्हारा मैरिज कर देंगे, तुम हिंदू ही रहना। तो वो आ जाती है।
जैसे ही वो यहाँ आती है उसको वो छांगुर पीर कलमा पढ़ाता है और उसके बाद कहता है कि तू अब मुसलमान हो गई, अब तुझे इस्लामिक लॉ मानना पड़ेगा नहीं तो तेरी गर्दन उड़ेगी। वो किसी तरह भाग के जाती है, वो नशे में उसके बाप को फोन करती है, वो अरविंद FIR करता है। तो ये तब से है और मेंशनिंग है। तो इसको आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ा केस है। अभी चूंकि अगर इसके पीछे जाया जाएगा, क्योंकि ये पैसा कहीं से तो आ रहा है, जो वहाबी मूवमेंट है या उसकी जिसकी चर्चाएं होती थी, ये तो आप ट्रैक करके जा सकते हैं, बैक ट्रैकिंग होगी। ईडी ने इसीलिए केस लिया क्योंकि एटीएस ने, यूपी एटीएस ने इसको भेजा है। और योगी आदित्यनाथ पहली बार किसी एक शख्स को 3 बार राक्षस और उसके साथ नवाजा, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ा केस है और ये समझ में आने की जरूरत है इस देश को, क्योंकि यूपी पूरी तरह से प्लेग्राउंड बना हुआ है क्रिश्चियन मिशनरीज का और इस्लामिक जिहादियों का। और यूपी में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहे हैं, कोई छोटे मोटे पैमाने पर नहीं। पिछले हफ्ते ही शाहजहानपुर में वहां उस घर के अंदर पकड़ा गया, उसको अभी पता चला कि उस लड़की ने, जिसके घर ये किरण नाम की लड़की थी, जहां उसके यहाँ कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, बाकी 50 लोग थे जिनको वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे और जो लोग हो भी गए थे क्योंकि उनके आधार कार्ड वहां रखे मिले। अब आप ये सोचिए कि जब पुलिस पूछताछ करती है, पता चलता है कि वो एक केरल के लड़के से 15 साल पहले उसने वो किया था प्रेम विवाह, और उसके बाद ये तय किया कि उनको सोसाइटी के उस सेक्शन में जाके रहना है जहां दलित हो, जहां कमजोर और लोग हों। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचे कि किस तरह हाथ मिले हुए हैं। ये क्या करता था, चूंकि आपने देखा होगा क्रिश्चियन मिशनरीज का पहला एजेंडा ये रहता है कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर हो उनको वो बहुत ज्यादा तरीके से पकड़ते हैं। उनके पास जो विस्तृत डाटा था, वो डाटा छांगुर ने उनसे खरीद लिया, पादरियों से। आप सोचिए कि मतलब किस तरह से, किस लेवल पे खेल चल रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि हिंदुस्तान जो है क्रिश्चियन और इस्लामिक वॉर का प्लेग्राउंड है, क्योंकि यहाँ तो एक बेल है जिसका कोई अंत है नहीं, वो पेड़ पे लटकी हुई है, इधर चली जाए या इधर चली जाए। तो मुझे लगता है कि ये छांगुर पर तो मैं घंटों बता सकता हूं, लेकिन अभी इतना ही है कि उस पर ईडी पहुंच गई है। और ये केस एक ऐसा केस है जो मुझे लगता है, अगर मैं फिर कह रहा हूं एजेंसीज पे मुझे कतई, क्योंकि ना तो वो ट्रेंड है, आपको पहले बता दूं कि वो इस बात के लिए ट्रेंड नहीं है कि जो इस्लामिक सियासत में, क्योंकि मैंने संजय जी, मैं इसलिए कह पा रहा हूं ये बात है क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशंस और उसमें खूब इस देश के टेररिज्म को 1999 से ही मैं कवर कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी घटनाओं पर, तमाम बड़ी घटनाओं पर मैं खुद गया हूँ। मैं जब एजेंसी से बात करता था तो मुझे ये हो जाता था, क्योंकि वो अधिकारी कहते थे, डीजीपी रिटायर्ड हुए वो लोग अलग अलग, एक मुझे कह रहे हैं, जब मैं बातचीत कर रहा था उनसे, चाहे बहुत लंबी बातचीत थी, आपके बैच आपके ही बैच का था लेकिन आईपीएस में थे, तो वो कह रहे हैं हंसते हुए कि यार ये धीरेन्द्र पता नहीं क्या पागल टाइप बातें करते हैं। तो मैंने कहा इसलिए करते हैं ना क्योंकि आपके पास रेशनल आइडिया के साथ बड़े हुए ना, आपने वो पढ़ा नहीं ना, क्योंकि वो जो बात कर रहा है वो तो साउंड माइंड है, ये आपकी एजेंसीज को ट्रेंड ही नहीं है। मैं 1-2 बार आईजी, जब एनआईए बनी तो मैं एनआईजी उनके साथ बैठता था अधिकारियों के, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो क्रिश्चियन बना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मतलब ग्लेरिंग केस है वो, नीरज जी मैं आपको भी बताता हूँ कि एक लड़का जब अरेस्ट हुआ, वो अटैक करने जा रहा था इस पर, जो यहूदियों का एक सेंटर था सिनेगॉग, वो अटैक कर रहा था, उससे पहले उसको ट्रैक कर लिया गया, उठा लिया गया। तो जब पता किया गया वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हुआ, पहले वो मुस्लिम जिहादी है, मुस्लिम आतंकी है, लेकिन चूंकि उसने कहा कि मैं इसलिए कन्वर्ट हुआ कि क्रिश्चियन नाम से पकड़ा नहीं जाएगा, उस पर एजेंसीज का नजर नहीं होगी, वो उसको खैर उन्होंने डीरेडिकलाइजेशन सेंटर में भेजा गया। तो मैंने पूछा अच्छा आप डीरेडिकलाइज किससे कराते हैं, तो उन्होंने कहा साहब मौलवी। मैंने कहा तो वही भाषा बोल रहा होगा जो ये कह रहा, इसको उससे ज्यादा अच्छे से आती होगी। जो डीरेडिकलाइज कराने आया उससे ज्यादा बेहतर ये समझता हुआ कुरान को, तो उसको समझ में नहीं आया उस अधिकारी को। तो मैं समझ गया कि इस देश की एजेंसीज की दिक्कत ये है कि वो समझ ही नहीं रही कि वो किससे टकरा रही है। तो इसीलिए ये छांगुर पकड़ा गया, माफ कीजिए, पहले उमर गौतम, तो मैंने सुना हाँ, उमर गौतम और वो कलीम सिद्दीकी पकड़े गए थे पहले। नहीं तो मैं बता रहा हूं ना, वही तो मैंने बताया हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। 2023 में यति नरसिंहानंद, आपको मालूम है, उसको मारने 2 लोग वहां पकड़े गए, उसमें एक हिंदू लड़का नाम से था और एक मुस्लिम था। पहले दोनों ने हिंदू बताए, जब उनको पकड़ा गया, उनको ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये
मारने की कोशिश करने आए, क्योंकि याद हो उस समय तक वो पैगंबर पर बोल चुके थे। तो उसके बाद जब उनको ट्रैक किया गया तो पकड़ा गया कौन कि ये कहां से आए, किसने कन्वर्ट किया, वो हिंदू भी कन्वर्ट हो चुका था इसमें। और छांगुर में, चूंकि मैंने कहा छांगुर की तो आप समझिए जैसे सुरसा मुंह बढ़ा रही है उस तरह छांगुर की कहानी आ रही है। अब आप ये सोचिए कि इसने क्या किया था कि जो नसरीन, नीतू बन गई नसरीन, नवीन बन गया जलालुद्दीन, लेकिन जितने सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में वो नीतू और नवीन ही है, एक एक कागज पर एक एक, जबकि उनके पास जो कन्वर्जन है, जो एम्ब्रेस करना है इस्लाम, वो वहां दुबई में कर चुके, उसके बावजूद वहां आके उन्होंने वही नाम रखा। तो सेम अंदाज में जब उमर गौतम को, जब उसको पकड़ा गया, पता चला वो कन्वर्ट किया हुआ लेकिन हिंदू नाम रखे हुए वो लड़का, उस पर पता किया गया, बैक ट्रैक किया तो उमर गौतम पकड़ा गया। उमर गौतम के पकड़े जाने के बाद मेरठ से फिर ये फुलत का रहने वाला मुजफ्फरनगर का कलीम सिद्दीकी के पीछे एजेंसीज में, मतलब मेरे दोस्त खुद लगा हुआ था, जो इसमें 10 साल लगे संजय जी उसको पकड़ने में। 10 साल से उसको ट्रैक कर रहे थे लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि एजेंसी ट्रेंड नहीं है भाई। वो तो कह रहे जिहाद करो, वो आराम से बता देता है। जब जिसको आप डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम के लिए लाए हैं, वो मौलाना आपके सामने बैठता है कि जिहाद तो साहब अंदर से लड़ाई है, तो जो एनआईए का ऑफिसर है वो बड़ा खुश होता है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात कर रहा है भाई, ये तो सही कर रहा है, ये तो अंदर की लड़ाई है, समझ नहीं रहा है। तब अबे वो जो बेवकूफ, उसको ज्यादा अच्छे से मालूम है, वो जो सामने बैठा कि ये कहना क्या चाह रहा कि अंदर की लड़ाई है लेकिन अंदर तलवार भी रखनी है, क्योंकि वो बड़ा जिहाद वो है, वो इशारों से बता रहा होगा। आप डीरेडिकलाइज करना चाहते हो तो एक्स मुस्लिम से बात कराओ। तो वो सब जगह है। तो जो सीरीज मैंने आपको बताई कि पहले कलीम से वो उमर गौतम, फिर कलीम सिद्दीकी, और उसके बाद ये आदमी, तो आप ये देखिए कि उसका परास बढ़ता जा रहा है। मतलब आप वो और कॉर्पोरेट स्टाइल्स होती जा रही हैं और उनके तरीके और बेहतर। वो पैसे पे कर रहे थे। अच्छा, उसमें क्या हो रहा था कि जो हिंदू लड़कियां जो कन्वर्ट हो गई दलित या वो जो भी मतलब कमजोर परिवार की, चाहे उसके बाद उसको कहा जाता था जो आती थी लड़की की, उसको भी पैसा देंगे, और उसको पैसा दिया जाए 10-20 हजार, फिर भगा दिया जाता था, क्योंकि अब वो क्या करे, वो तो मुस्लिम हो चुकी। अच्छा, होता क्या है, हिंदू परिवार क्या करते हैं ज्यादातर मामलों में, लड़की हमारे लिए मर गई, अब उसके साथ वहां रेप कर रहे हैं। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, इसी मतलब आप, चूंकि आपका जो चैनल है उसको सब लोग देखते हैं, तो इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ मुझे पता है कि उसको ज्यादा और मतलब थोड़ा सा रोक के बोलूं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, ज्यादातर केसेस में आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप एफआईआर पढ़िए, और मैं तमाम लोग जो भी नाराज होना चाहें वो जाके पहले एफआईआर पढ़ लें कि सिर्फ लव जिहाद में जो ज्यादातर लड़के, जिहाद में कह रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया होगा मुझे नहीं पता, जिनके परिवार, जैसे अभी आपने देखा होगा कुरैशी साहब की वाइफ जो है नेपाल की, वो हिंदू मरी हैं, अभी वो वहाँ की मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं, आज ही कल ही उनकी डेथ हुई है, तो वो अलग चीजें होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो लव जिहाद के केसेस में एफआईआर हुई है, उसमें उस लड़की के साथ परिवार के लोगों ने रेप जरूर किया है, मल्टीपल टाइम। ये आपको मैं एफआईआर की स्टडी से बता रहा हूँ, जो एफआईआर हुई, मुझे नहीं मालूम कि उसकी जांच उसको क्या कहती है, तो ये देखने की जरूरत है, चूंकि वो उस जगह से निकलना चाहती है अगर वो, लेकिन तब तक हम दरवाजे बंद कर चुके, ये कंटिन्यू है, और वो इस बात को जानते हैं। जो जिहादी आइडियोलॉजी है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, और क्योंकि आपको मालूम है, मैं फिर एक और बड़ी चीज बताता हूँ कि वो सबको किसका मांस खिलाते थे, गो मांस खिला के उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, ये एफआईआर में आ रहा है, प्रतिबंधित पशु का मांस। तो उनमें से जो लड़कियां हैं जो अब बता रही हैं, चूंकि वो तो कैमरे पे आ रही है अब, तो उनको वो उन्होंने कई जगह पुलिस ने वैसे ही भगा दिया, एफआईआर ही नहीं कर, चूंकि आप किस तरह समझेंगे इन सब सारे सिस्टम्स को। इसलिए कई बार लगता है कि आप ये जो बताने की प्रक्रिया ये भी कमजोर पड़ जाती है। जी, मैं आगे चलता हूँ, जरा नीरज जी से लेता हूँ इसी विषय पे। जी सर, नीरज जी, नीरज जी, आपसे क्यों नहीं संपर्क करते ये पुलिस वाले इन मामलों में? मुझसे क्यों करें मैं कौन हूँ ये डीरेडिकलाइज करने के लिए मौलवियों को ढूंढते हैं भाई, हमसे आपसे संपर्क करें तो हम ज्यादा अच्छी तरह से डीरेडिकलाइज कर दें। बात तो ठीक है। वैसे आज ही किसी ने किया था इस विषय में बात मुझसे कि जो अभी इन्होंने धीरेन्द्र जी ने बोला ना कि हमारी एजेंसीज इतनी क्या कहूँ, किसी और ही दुनिया में रह रही हैं, और बिल्कुल ठीक यही बात आज उन्होंने मुझे बताई। कोई अच्छे मैं माफी चाहूँ सर, मैं निकल
संजय सर मैं निकल जाऊं? नहीं, अभी कैसे निकलेंगे? अच्छा ठीक है, ठीक है। जी। अभी तो उन्होंने बताया कि जो पूरे 5 आईपी मिनट। वाले हैं, जी जी संजय जी, तो वो ये बता रहे थे आप कि नए-नए लाइव करने वाले हैं, आपको पता नहीं है? लाइव में होता है एक लेट जिहाद, वो सीखिए पहले। अच्छा, अच्छा। जो हमारे यहाँ रोज होता है, डेली होता है। ठीक है, वो चलिए। लोग कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं ना लेट जिहाद लेट, फिर जाते हैं। चलिए एक आपसे और सवाल पूछना है उदयपुर फाइल्स पे, उसके बाद आपको फ्री कर देंगे। तो उसमें ये जो अधिकारी जिन्होंने मुझसे संपर्क किया वो एग्जैक्टली वही बात बता रहे थे जो धीरेन्द्र जी ने बोली कि हमारे यहाँ डीरेडिकलाइज करने के लिए भी मौलाना को लेके आते हैं, अमन कमेटी के लिए भी मौलाना को लेके आते हैं, और अब हमें ये ट्राई करनी चाहिए कि ये सीक्वेंस चेंज हो, ये जो अप्रोच है इसे बदला जाए। और एग्जैक्टली धीरेन्द्र जी वाली बात और आप वाली दोनों चीजें ऐड हो गई उसमें कि या तो एक्स मुस्लिम्स को बुलाया जाए और या मुझे आपको ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो इस विषय में अच्छे से जानते हैं। तो देखते हैं अब सच में ऐसा कब होता है तो पता लगेगा अपने को। और धीरेन्द्र जी ये जरा उदयपुर फाइल्स क्यों नहीं रिलीज हो पा रही है तो बता दीजिए। देखिए उदयपुर फाइल इसलिए रिलीज नहीं हो पा रही, ये भी दुनिया का बड़ा टेस्ट केस है। मैं आपको आज आप जो भी सवाल ला रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं आज। आप ये सोचिए जमीयत उलेमा इसके खिलाफ आई है, जमीयत खिलाफ आई है किसके? इस फिल्म के खिलाफ। उसने किसको हायर किया है? कपिल सिब्बल साहब को। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको फिल्म दिखाओ ताकि ये कन्विंस हो जाए। अब आप दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसने पैसे लिए हों कि वो जो है वो नहीं करेगा, मतलब वो उसका उस फिल्म को रिलीज नहीं होने, ये दे दी, रिलीज होने के खिलाफ वो पैसे ले रहा है क्योंकि उसके लिए लड़ेगा। वो नहीं अभी वो उसके साथ लड़ेगा और ऐसे समय में कोर्ट उससे उम्मीद कर रहा है कि वो अगले दिन आके कपिल सिब्बल कहेंगे नहीं इस फिल्म बहुत अच्छी है साहब, इसको तो रिलीज हो जाने दो। मतलब मैं सोच के हैरान था, मेरा हंसते हुए कि ये क्या मजाक इनके साथ चल रहा है। आप ये सोचिए उस परिवार ने लिख के दे दिया कि ये सही है। आप जावेद का उसमें ट्रायल में सबसे बड़ी चीज पता क्या है? वो कह रहे हैं कि जो जावेद है उसका ये कहना है कि उसके खिलाफ एक बायस्ड वो बन जाएगा, यानी पूरा। और चूंकि उसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ, मैंने कहा कि यार ऐसे तो आरूसी का केस भी है, तो उन्होंने कहा नहीं वो उसमें है, जो उसमें चल रहा है, लेकिन ये ट्रायल है, ये ट्रायल का मुश्किल होगा अगर इसको हम इस ट्रायल को इसमें देखें, और उससे नुकसान हो सकता है किसको? जिस आदमी को एनआईए ने चार्जशीटेड किया है ये कहते हुए कि साहब इसने रैकी करी और ये था मौजूद, वो आदमी के उस पर सुप्रीम कोर्ट सुना था, आज कल सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना। और किस पर कह दिया कि सरकार देगी। सरकार ने एक एजेंसी बना दी है, वो तो दे चुकी, अब आप केस में उन्होंने किया, आप यहां इसमें फैसला कीजिए। दरअसल ये एक बहुत प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट्स और उन सब पे, वो जानते हैं क्योंकि अब तो उनको समझ में आता है सारी चीजें कि जनता सब देख रही है, लेकिन वो अपनी एजुकेशन से बाज भी नहीं आ सकते क्योंकि वो तो उसी से बड़े हुए, क्योंकि वही कि तुम तो रेशनल हो। आप दोनों उसको समझना चाहते हैं। जमीयत पूरी देश में सारे मसलों पर सारे मामलों में वो करती है, पैरवी करती है उन सब की, उनके सब के लिए वकील इकट्ठे करती है, हलाल सर्टिफिकेट देती है, कंप्लीटली सारी चीजें हैं। कोर्ट में मैं बता देता हूं, कोर्ट ने मैं इसको छोटा सा बता, कोर्ट ने सभी पक्षकारों को कहा कि वो सरकार की कमेटी के सामने अपनी बात रखे, और वो सारे मिलके फिल्म के, जब उन्होंने कहा परिवार वालों ने कि साहब हमको धमकी मिल रही, तो उन्होंने कहा साहब ये अधिकारियों को बताओ, वो अगर देखेंगे तो आपके लिए ये कर देंगे। एससी ने कहा कि दखल का भी हम इंतजार नहीं कर, हम अभी दखल नहीं दे रहे, पहले सरकार का फैसला होगा। और जब उन्होंने कहा कि साहब हमारा तो पैसा है क्योंकि हमने तो थिएटर बुक कर लिए, कल वो जो होगा वो पैसे तो फिर वापस भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा कि साहब वो पैसा तो अर्थ तो आ सकता है, अर्थ की दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कि किसी की वो ना हो जाए, जो डिफेमेशन है वो बहुत खराब है। जान जिंदगी बड़ी चीज है, किसकी जिंदगी? वो आतंकी जो उसमें शामिल हो चुका। भाई आप ये तो कोर्ट को कहना चाहिए कि सीबीएफसी दे दे जो देती है, उसके बाद अगर नहीं तो फिर आप फैसला करें। आप ये कहानी सुना रहे हो कि कपिल सिब्बल देख के किसी दिन ये आके कहे कि साहब मैं इतना द्रवित हो गया, फिल्म इतनी सच्ची है कि ये जानी चाहिए।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है ये कि क्या। हाँ, नहीं ये सर भी कहा कि आप क्या हिंदुओं के ठेकेदार हो विष्णु जैन को, हाँ अच्छा, हाँ ये भी है। हाँ। ऐसा कोई ट्वीट में लिखा हुआ है, मैंने तो देख पढ़ा नहीं पूरा। तो जी, तो धीरज जी आप जा सकते हैं, बस इसी विषय पे मैं थोड़ा नीरज जी को और सुन लेता हूँ। जी नीरज जी, जी उदयपुर फाइल्स। जी संजय जी, इसमें देखिए, क्योंकि मेरा तो हिस्टोरी ऑफ इतिहास का जो जर्नी रही है, उससे मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि किस तरह से जो सीबीएफसी है, पहले तो वहाँ पर कोई ना कोई अड़ंगा अटकाया जाता है, और इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ था। इसमें जो प्रोसीजर है वो क्या है कि जब आपकी फिल्म बन जाती है, तो या तो आप हेड ऑफिस बॉम्बे में सबमिट करेंगे या रीजनल ऑफिस में जाएंगे। बहुत सारे रीजनल ऑफिस अभी भी वो जो इकोसिस्टम है उसके कब्जे में है। तो वो क्या करते हैं, पहले तो आपको इतनी सारी ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं कि आपकी फिल्म की जो आत्मा है वो मर जाती है। हिस्टोरी ऑफ इतिहास में उन्होंने 52 कट लगाए थे, इसमें भी उन्होंने 50 कट लगाए थे। हमने एक्सेप्ट नहीं किए, इन्होंने 50 कट एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद फिर इन्हें सर्टिफिकेट मिला। अच्छा, अब सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन ये जो अब नौटंकी चल रही है, मतलब या तो आप सीबीएफसी को बंद कर दो कि जब सर्टिफिकेट मिल चुका है तो अब आप उसे क्यों नहीं चलने दे रहे, वो तो पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट संजय जी इसमें ये है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल हैं, अब ये तो सब जानते हैं कि उन्होंने स्वयं अपनी पहले भी एक वीडियो बनाई कि हम उसे मारेंगे, फिर काटते हुए बनाई, और फिर मारने के बाद बनाई। तो इससे बड़ा ओपन एंड शट केस क्या होगा, उस पे तो आप इंसाफ नहीं दे पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जस्ट बिकॉज के कोई गुंडागर्दी कर रहा है, उसका ये कहना है। अब आप अगर वो पिटिशन पढ़ेंगे जो अरशद मदनी ने डाली है, वो बार बार क्या प्रेयर कर रहा है कि इससे हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। तो डेफिनेटली यही बता रहा है कि हम मेरे गुंडे होंगे जो सड़कों पे आएंगे। मतलब इतना तो रीडिंग, क्या बोलते हैं उसे, रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप कर ही सकते हो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सब समझ रहे हैं साहब, सब समझ रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको समझ में नहीं आती। अब केवल उसने, देखिए इसकी पिटिशन में क्या बोला है कि कम्युनल डिसहार्मनी हो जाएगी, हर्टिंग कम्युनल सेंटिमेंट्स हो जाएगा, और सारी पिटिशन पता है उसने किस पे खड़ी की है कि आपकी ही कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ये कहा था कि तेरे कारण ये सब हुआ है। उसने एग्जैक्टली बोला है कि मैं आपको अगर वो पढ़ दूं ना, द मूवी purportedly to be the story of murder of one Kanhaiya Lal in 2022 in fact unabashedly depicts court scenes. The statement made by a sitting chief minister supporting one party in the case, and also explicitly mentions the controversial statement made by Nupur Sharma, which had resulted in communal violence and in turn the gruesome murder of Kanhaiya Lal. और आपने भी कि कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की थी, इसलिए आपको इसे रोक देना चाहिए। ये उनकी प्रेयर है। और उसने बकायदा इस आगे फिर मेंशन के इवन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाउंड सच स्टेटमेंट्स टू बी द कॉज ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी इन द कंट्री, which had orally remarked that the lady was single-handedly responsible for what was happening in the country, and that her remarks had set the entire country on fire. हमें शर्म आनी चाहिए संजय ये चीजें देख के कि किस तरह की डेमोक्रेसी और किस तरह की जुडिशरी है, कि जो जस्टिस तो दे ही नहीं रही बल्कि और इनजस्टिस कर रही है कि सच को बाहर नहीं आने दे रही। इससे गंदी सेंसरशिप क्या हो सकती है। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब आई एम सरप्राइज्ड एट द कोर्ट्स। यार क्या सोचते हैं क्या, यार एक्चुअली वही वाली बात है। आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि भाई ब्यूरोक्रेसी इंप्रूव कैसे हो सकती है, मैं कहा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एवरीबॉडी ट्राइज टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। ओनली सोल्यूशन इज कि भाई कोई कल्चरल रेनेसांस हो, तो वो कल्चरल चीज जो है वो जब पॉलिटिकली करेक्ट होगी तब ये पॉलिटिकली करेक्ट होगी। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो एनसीईआरटी का ये कर रहे हैं धीरे धीरे, कम से कम अब द बॉयज एंड गर्ल्स विल नॉट ग्रो अप फीलिंग अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। बिल्कुल ठीक। और फिर मेरे ख्याल 10 years डाउन द लाइन जो सिविल सर्विसेज में भी जाएंगे, जो बाकी सर्विसेज में जाएंगे, वो भी क्योंकि इसे पढ़ के जाएंगे तो उनका बैंड ऑफ माइंड चेंज होगा। एग्जैक्टली क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो जनरल स्टडीज आता है उसमें 10th तक की एनसीईआरटी बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो 10th की एनसीईआरटी बुक्स अगर इस तरह की होंगी 10th तक की, तो इट विल बी वेरी हेल्थी डेफिनेटली।
लेकिन ये बात है, किसी दिन जो है वो राहुल गांधी के हाथ में सत्ता लगी, भूले भटके, भगवान न करे कभी ऐसा हो, तो वो तो अगले दिन ही बदल देगा किताबें सारी। इसलिए हमें इंश्योर ये करना पड़ेगा कि दीज बगर्स नेवर कम टू पावर। लेकिन हमारे यहाँ तो और भी जो है ना, वो एक ट्रैड वैरायटी जो है वो तो कहती है कि साहब दे आर हैप्पियर विद कांग्रेस देन एनीबॉडी एल्स। नहीं, वो पता क्या संजय जी, आर्गुमेंट देने के लिए तो बड़ा अच्छा होता है कि किसी के बिना भी दुनिया चल जाती है, कि हमेशा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम बीजेपी की हम भरपूर निंदा करते हैं, हम टाइम एंड अगेन बात करते हैं, मोदी की भी बहुत सारी पॉलिसीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अब ये जो इन्होंने एनसीईआरटी बुक्स का किया, अब एक ऑप्शन है कि क्या इतने साल बाद किया, ठीक है भाई, किया तो सही, अब उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। वी कैन नॉट चेंज द मैन, बट एटलीस्ट वी कैन अप्रिशिएट, जो ठीक कर रहा है उसे तो अप्रिशिएट करें। नहीं, मिशेल दानिनो जैसे व्यक्ति को लगाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, आईकेएस में कपिल कपूर जी को लगाया, इधर मिशेल दानिनो को लगाया, तो दीज आर रेवोल्यूशनरी थिंग्स दैट दे हैव डन। लेकिन वो खैर उनको जो चाहिए वो नहीं चाहिए, वैसे तो चलिए बाकी ऑफलाइन बात करते हैं। चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज अत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धीरेन जी जो थे निकल गए जल्दी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।